नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरी पॉडकास्ट दशमिता में। मैं हूँ आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। अक्सर हमारे मन में एक सवाल रहता है कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ हम कम पैसे लगाकर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए इस पूरे विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे बहुत ही खास मेहमान, जयपुर से हैं ये। अवनीश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू अस्मिता जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा चल रहा है इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ। बिल्कुल, गुड, वो खुशी जो है आपके चेहरे पे भी नज़र आ रही है। बिल्कुल। और थैंक मैं यू। चाहती हूँ हमारे दर्शकों को, हमारी ऑडियंस को जो है आपके माध्यम से एक सौगात मिले, ताकि उन्हें एक सही डायरेक्शन मिले कि उन्हें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी हमारे भारत के लोगों के लिए, भारत के दर्शकों के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे बहुत कुछ उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप उन्हें जो है सही टिप्स देने वाले हैं उनकी ज़िंदगी को बदलने के लिए। सबसे पहला सवाल करूँगी मैं आपसे 2026 के बाद भारत का अगला रियल एस्टेट बूम किन शहरों में होने वाला है? राइट, अस्मिता जी ऐसा है कि अगर हम लोग जो भी एजेंसीज़ हैं, रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जो रियल एस्टेट को पूरी तरीके से मॉनिटर करती है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो टियर 1 जो सिटीज़ हैं, उनके अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्राइसेज़ बढ़ चुकी हैं। तो सभी लोग अभी कन्फर्म करते हैं कि टियर 2, टियर 3 जो सिटीज़ है, उनके अंदर जो अल्टीमेटली ग्रोथ है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो मैं अगर बात करूँ तो जैसे आपका मुंबई, मद्रास, कोलकाता, दिल्ली ये सब लोग ऑलरेडी पीक पर हैं अभी, ठीक है? और अगर इनके आसपास की जो भी सिटीज़ है, टियर 2 के अंदर लाइक हम लोग बात कर सकते हैं अगर दिल्ली से सबसे नज़दीक कौन-सा है? साहब जयपुर है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो एक्यूआई लेवल है या पार्किंग की प्रॉब्लम है या अगर हम लोग कहें कि बढ़ती हुई रेट है, ट्रैफ़िक की प्रॉब्लम है, तो उन सब से हटकर अगर आप शांति भी चाहते हो, एक अच्छी लाइफ़ जीना चाहते हो, तो यू शुड इन्वेस्ट इन जयपुर। तो बेसिकली वहाँ पैसा बढ़ता भी है और उससे बड़ी बात है कि आपको रहने का भी फ्यूचर के अंदर मज़ा आता है। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया जयपुर का, हम लोग इंदौर की भी बात कर सकते हैं या इस तरह की दूसरी जो भी सिटीज़ हो सकती है, उनके लिए भी हम लोग बात कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपने जयपुर की बात की और हमारी ऑडियंस को हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि आप जयपुर से हैं। कहीं उनको ये ना लगे ये पॉडकास्ट बायस्ड हो रहा है, इसलिए आप बार-बार जो है जयपुर को ही कह रहे हैं। कुछ और ऑप्शंस जो है अगर आपको लगता है या मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं, नहीं, इसके अंदर बायस लगने वाली या दूसरी कोई चीज़ें इसलिए नहीं है कि न तो मैं किसी प्लॉट को सेल करने की सलाह दे रहा हूँ, न कोई परचेज़ करने की सलाह दे रहा हूँ, न मैं कोई प्रोजेक्ट लेके बैठा हूँ। तो मैं तो एक नॉर्मल सा आपने जो क्वेश्चन पूछा, मेरा पर्पस टियर 2 से है और चूँकि हम लोग अभी दिल्ली के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली से जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है, वो जयपुर है। जयपुर है, दैट्स जी। व्हाई आई एम सेइंग अबाउट द जयपुर अदरवाइज़ कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अच्छा अवनीश जी ये बताइए अगर हुँ, किसी के पास 25 लाख है, हाँ, 50 लाख है या हाँ, 1 करोड़ रुपए है हाँ, हाँ, और उन्हें निवेश करना है, हाँ, हाँ, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हाँ। किन शहरों में करना सही रहने वाला है? एग्जैक्टली जो अभी आपने बात पूछी अस्मिता जी, सेम वही है कि अगर हम लोग दिल्ली के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें, मुंबई में इन्वेस्ट करना चाहें, तो आई थिंक जो रेट्स हैं यहाँ की, उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि एक कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है जितनी बड़ी प्रॉपर्टी आपको टियर 2 सिटीज़ के अंदर मिल पाती है। और सीधी सी बात है, जहाँ ऑलरेडी रेट्स बढ़ चुकी है, कंपेरेटिवली हम लोग अगर बात करें जहाँ ऑलरेडी एक कम रेट्स के अंदर ज़्यादा ज़मीनें आपको मिलती है, तो इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है शायद वहीं करना चाहिए। अगेन आप बोलेंगे कि ये बायस हो सकता है, लेकिन मतलब मैं किसी भी सिटी टियर 2 सिटी की बात करता हूँ, चाहे वो इंदौर हो, भोपाल हो, जयपुर हो, इसके अलावा भी आसपास की जो भी मेट्रो सिटीज़ के नज़दीक कोई भी जगह हो, आप इन्वेस्ट कीजिए, बस अच्छी प्रॉपर्टी में कीजिए। लोग अक्सर गलतियाँ क्या करते हैं अस्मिता जी कि वो जो ऑलरेडी जहाँ सैचुरेशन आ चुका होता है, जहाँ पर ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती है, जिसके कारण से रेटें काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है और अक्सर जब लोग बेचकर अपनी प्रॉपर्टी को निकल रहे होते हैं, उस समय वो किसी की भावनाओं में बह के और वो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं। प्रॉब्लम वहाँ है और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी सिटी में अगर डेवलपिंग एरिया के अंदर हुँ। अगर इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो दिल्ली में ही क्यों ना करो, वो भी अच्छा है।
अवनी जी, ऐसा होता है कि जैसे हम दिल्ली के हैं, हम दिल्ली ठीक के है। रहने वाले लोग हैं। अक्सर हम ना सोचने में ज़रा विश्वास करते, सोचते ही रह जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि प्लॉट जो है अभी सस्ते दाम में बिक रहा है, लेकिन हम सोचते हैं अरे रुक जाते, शायद हो सकता है कि ये थोड़े और कम दाम में हो जाए। लेकिन उल्टा हो जाता है, वो उल्टा डबल ट्रिपल में हो जाता है वही प्लॉट। तो हमें क्या चीज़ जो है करनी चाहिए, क्या ज़रूरत है हमें सोचने की कि हम जो है सही समय पे उस प्लॉट को खरीद सकें? सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि प्लॉट खरीदने में सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, सोचने में इतना समय लगा देते हैं कि उसके बाद वो सोचते ही रह जाते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक ये शाश्वत सत्य है कि एक ना एक दिन इंसान और प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी ही जाएगी। अगर आप किसी भी अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, इसका मतलब आप मान के चलिए कि उस प्रॉपर्टी का ऊपर जाना तय है। ठीक है ना? तो बेसिकली आप ये मत सोचिए किसी के कहने से कि मैं कल इन्वेस्ट कर लूँगा, 10 दिन बाद इन्वेस्ट कर लूँगा। यदि आपको कोई भी प्रॉपर्टी अच्छे से पसंद आती है, तो उसके अंदर इमीडिएटली आप इन्वेस्ट कीजिए, वो डेफ़िनेटली वो हमेशा ऊपर जाएगी उसकी रेट। अच्छा, क्या आज भी प्लॉट खरीदना या फ्लैट खरीदना बेहतर निवेश माना जाता है? कि प्लॉट खरीद लें या फिर फ्लैट खरीद लें? लोग सोचते हैं कि चलो प्लॉट लेके हम जो है ज़मीन अपना लेके घर बना लेंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि फ्लैट ही सही है। तो कौन-सा निवेश सबसे ज़्यादा सही रहने वाला है? अस्मिता जी, मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ, आपके हिसाब से क्या बेटर होना चाहिए? मैं अगर सिक्योरिटी पर्पज़ से देखूँ हाँ, तो फ्लैट मानती हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सेफ रहता है, गार्ड रहते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक, सिक्योरिटी अच्छी रहती है। ठीक है। अगर प्लॉट की बात करूँ तो थोड़ा-सा डर सा लगता है। लो मैं अगर आम लोगों की आवाज़ बनूँ हाँ, तो मुझे लगता है लोगों में डर है, कहीं न कहीं कि अगर हम कहीं ज़मीन लेके घर बनाते हैं, वो सेफ नहीं हो या कुछ उस तरीके का सिक्योरिटी ना मिले तो डर कहीं न कहीं बना रहता है। ठीक ऐसा है। तो मेरा मानना है। अस्मिता जी, आपके सवाल बहुत अच्छे-अच्छे आ रहे हैं और मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर किसी को मतलब ज़रूरत है उसकी। तो देखिए, फ्लैट या आपका जो प्लॉट है, इन दोनों के अंदर बेसिकली फ़र्क क्या होता है? इन केस अगर आपको रहने के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपकी सोसाइटी के हिसाब से या जैसा कि आपने अभी सिक्योरिटी के हिसाब से बोला, फ्लैट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए खाली प्लॉट जो है, वो जितनी आपको फ्यूचर के अंदर फास्ट ग्रोथ देता है, मल्टीपल लेयर्स के अंदर ग्रोथ देता है, शायद फ्लैट नहीं देगा। मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ। एक्चुअल फ्लैट जो है वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है और प्लॉट जो है वो एप्रिशिएट करता है। उसका रीज़न क्या है? आप फ्लैट लेते हो, पहले मल्टीपल लेयर्स के अंदर उसके पैसे देते हो अलग-अलग जगह, तो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट का लॉस होता है। 10% आज दीजिए, 10% बाद में दीजिए, फिर 10% दीजिए। उसके बाद फ्लैट लेने के बाद में आपको उसके ऊपर फर्नीचर वगैरह सारा बनाना है, वो कॉस्ट आपकी लग रही है। इसके बाद के अंदर उसका मेंटेनेंस चार्जेज़ हैं। भई आपने जैसा बोला सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के बदले अगला पैसा ले रहा है आपसे, फ्री में कोई भी नहीं दे रहा। तो वहाँ पर कंटिन्यूअसली आप बर्निंग कर रहे हो अपने पैसे की और जो आपका प्लॉट है वहाँ पर कंटिन्यूअसली बिना कुछ लगाए एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद हमेशा अर्निंग ही अर्निंग हो रही है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, फ्लैट्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हर आदमी की जो सोच है वो रुक जाती है, क्योंकि ये मान लीजिए 10 बाय 10 के 3 कमरे हैं या ये चीज़ें हैं, तो वहाँ पे रुक गया। ज़मीन है, उसके ऊपर आपकी सोच खुलती है कि मैं इसके ऊपर 3 मंजिल बनाऊँगा या 2 मंजिल बनाऊँगा, इसका कलर ये करूँगा, इसमें 10 बाय 10 के कमरे बनाऊँगा या 20 बाय 20 के कमरे बनाऊँगा, राइट? तो जो फ्यूचर के अंदर फ्लैट जब भी आप देखते हो, तो वहाँ पर क्या है, जिस समय बिल्डर बेच रहा होता है उस समय तो उसकी कीमत बड़ी दिखाता है और काफ़ी सारे व्यूवर्स इसको देख रहे हैं। जब फ्यूचर के अंदर वो अपना फ्लैट की रीसेल करना चाहता है तो वो पूरी तरीके से घट चुकी होती है, वो बिक भी नहीं पाता, नहीं, सही क्योंकि बात है। आसपास के अंदर इतने फ्लैट बन रहे होते हैं और मार्केटिंग के बलबूते पे बराबर वाला फ्लैट मान लीजिए 100 रुपये में बिक रहा है, आपका फ्लैट जो आपने 150 में खरीदा था वो 100 में भी नहीं बिक पाता। और ज़मीन में इसमें एकदम उल्टा होता है, यहाँ पर रोज़ उसकी कीमतें बढ़ती है, हर कोई अपने-अपने हिसाब से उसकी कीमत लगाता है क्योंकि इसके अंदर अनलिमिटेड, इन्फिनिट है। अब नीचे लेना तो सभी लोग चाहते हैं प्लॉट, हाँ, हाँ, लेना तो सभी चाहते हैं फ्लैट्स। हाँ, हाँ। लेकिन मैं अगर आम लोगों की बात करूँ, हम जैसे लोगों की ही बात कर लूँ, तो एक डर कहीं न कहीं सताता है। वो डर पता है क्या है? अगर ये फ्लैट हम ले रहे हैं या फिर ये ज़मीन हम ले रहे हैं, तो उसपे पता चलता है कि रजिस्ट्री कई लोगों की हो रखी है, कई तरीके का फ्रॉडगिरी जिसे हम कह सकते हैं। हम कैसे ये सेफ फ़ील करें कि ये जो हम फ्लैट ले रहे हैं या ज़मीन हम ले रहे हैं, वो हमारे ही नाम पर सिर्फ़ रजिस्टर्ड हो? क्योंकि होता क्या है, क्योंकि फ़र्ज़ीवाड़ा जो है बहुत ज़्यादा चलता है। चाहे हम दिल्ली की बात कर लें, चाहे नोएडा की बात कर लें, चाहे और भी जो शहर है, उनकी बात कर लें। तो कैसे क्या कुछ सोच कर हमें जो है फ्लैट हो या प्लॉट
परचेज़ करना चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो आप सस्ते के लालच में फंसकर हुँ, नॉर्मली हम लोग खराब होते हैं, ठीक है ना? आप अगर किसी अच्छे रेपुटेड बिल्डर से कोई फ्लैट्स लेते हैं या कोई अगर आप लैंड ऑफ पार्सल किसी अच्छे रेगुलेटरी से लेते हैं, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है। आप जब सस्ते में जाते हो, वो डबल पट्टे की शिकायत, आपकी किसी बाउंड्री वॉल किसी और ने बना रखी है, कब्जा कोई और लेने आ गया, तो ये नॉर्मली सोसाइटी वगैरह जो होती है, हुँ, उनके अंदर हम फंस सकते हैं। हुँ, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समझ के लोकेशन आप देख लेते हो, मास्टर प्लान आप देख लेते हो, उसका रेरा अप्रूव है, 2017 के हुँ, बाद रेरा आ गया, तो रेरा। रेरा का अगर अप्रूव है, उसकी ओसी, सीसी वगैरह यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी चीज़ें टाइम पर हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। आपने रेरा की बात की, मुझे लगता है इस पे बात करनी चाहिए बोलिए ना क्योंकि प्लीज़। अमूमन मैंने देखा है नोएडा के ही कुछ जगह की बात कर लेती हूँ मैं क्योंकि नोएडा में मैं रहती हूँ तो मुझे यहाँ की थोड़ी बहुत जानकारी है। ठीक है। कई ऐसे बिल्डर्स हैं जो फ्लैट अलॉट तो कर रहे हैं, हाँ, लोगों को दे रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर सामने वाला अगर उनसे रेरा माँग रहा है कि अगर ये रेरा है, अप्रूव्ड है, हाँ, तो वो मना कर दे रहे हैं। हाँ। तो ये क्या चीज़ है? मतलब ये तो नहीं हो पाएगा, आपको डायरेक्ट जो है पेमेंट आप लोन करवा लीजिए, लेकिन रेरा वाला सीन नहीं है इसके साथ। तो क्या कर सकते हैं फिर? मुझे नहीं लगता कि आपको उस टाइप के फ्लैट्स के अंदर फंसना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, आज की डेट के अंदर ये होता है, जिस समय भी आप अपने बिल्डिंग मैप्स को अप्रूव करवाते हो, आपकी जो भी अथॉरिटी होती है, वहाँ से वो फाइल जाती है रेरा के अंदर, हुँ, और रेरा के अंदर एक एस्क्रो अकाउंट खुलता है जिसके थ्रू ही आपका पेमेंट वगैरह होता है, और आप जो भी डिटेल्स होती है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, अगर वो जेन्युइन है तो आप उसको रेरा में देख सकते हो, ठीक है? तो मुझे जो लगता है कि रेरा में अगर वो अप्रूव नहीं है, तो उसके बाद में अगर आप केवल बिल्डर के जो लुभावने है कि ठीक है ये ऐसा हो जाएगा, हम करवा के दे देंगे, मुझे नहीं लगता कि ये आपको लेना चाहिए। ये वही मैंने जो आपको बतलाया, हाँ। सस्ते के लालच में आप फंस जाते हो कि ये बिल्डर मेरे को सस्ता दे रहा है, और उसकी बातों में आ जाते हो, ठीक है हम करा के दे देंगे। नहीं क्योंकि करना हमने चाहिए। जो बात की ना उसी से मुझे बात याद आई कि ऐसी घटना जो है मेरे किसी मित्र के साथ हो चुकी है। उन्होंने मुझसे डिस्कस करा था कि ये अप्रूव नहीं है उनके साथ। हाँ, हाँ। तो क्या मैं ये लूँ या ना लूँ? हालाँकि उस समय मुझे जानकारी उतनी थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उनको मना कर दिया था। तो यू शुड वेट फॉर रेरा। हाँ, हाँ। इसीलिए। ये बताइए आप खेती की ज़मीन खरीदना कितना सुरक्षित और फ़ायदेमंद है? किन कानूनी बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए? देखिए स्मिता जी, इसके अंदर खेती की ज़मीन की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। मान लीजिए एक तो लैंड जो होती है वो बीघा के अंदर, एकड़ में या हेक्टर्स के अंदर होती है। अब उसका पर्पस क्या है? अगर मैं आपको समझ पा रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट के मतलब की आप बात कर रहे हैं, खेती के मतलब की तो बात शायद नहीं कर हुँ, रहे हुँ, होंगे। हुँ, हुँ। ठीक है। तो अब खेती की जो ज़मीन लेते हैं तो अमूमन लोग गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए एक बीघा जैसे हम लोग बात करें हाँ, तो उसके अंदर 3025 गज ज़मीन होती है। वो कैलकुलेशन जो करते हैं, मान लीजिए मैं लाख रुपए की अगर बीघा में ज़मीन लेता हूँ, तो उसमें वो 3025 का डिवाइड देते हैं। हुँ, जबकि एक्चुअल में वो 3025 नहीं होता, बल्कि उसके अंदर 50% मान लीजिए आपको रोड्स वगैरह के लिए जो भी जगह होती है वो छोड़नी होती है, हुँ। और जो यूजेबल जो ज़मीन होती है वो 50% होती है। तो आप उसके अंदर अगर 3025 की जगह 1500 में डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल उसकी कॉस्ट आपको आती है। और अब मेरा पर्पज़ ये है कि जो खेती की ज़मीन अगर आप बात करते हैं उसमें काफ़ी सारे लिटिगेशंस हो सकते हैं। जैसे फ्लैट के अंदर सब चीज़ें अप्रूव्ड होती है, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खेती की ज़मीन जहाँ पर होती है, आपसी झोड़ झंझट हो सकते हैं, तकास्मे का या जमाबंदी वगैरह में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई थिंक अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम लोग बात करें तो अगर उसी रेट के अंदर आपको काफ़ी सारे बिल्डर्स से रीज़नेबल चीज़ अगर मिल जाती है, तो शायद हम लोगों को प्लॉट की ज़मीन लेना बेटर है। क्या अभी रियल एस्टेट में निवेश करना सही रहेगा या फिर 2-3 साल में इंतज़ार कर लेना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का कोई भी समय गलत है। इंतज़ार तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो हर हाल में बढ़ेगी। यहाँ पर एक साइकिल आता है, फ्लक्चुएट करता है, लेकिन कब एकदम से ऊपर चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे कोविड के बाद हुआ। कोविड के बाद देखिए ना, काफ़ी सारी जगह 3-3 4-4 गुना रेटें बढ़ गई, और लोग एग्जाम्पल देते हैं। हुँ। और हो सकता है कोविड से पहले जो हमारी नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था, उसके बाद में कुछ टाइम तक बंद रहा था, लेकिन फिर से एकदम ऊपर चला गया मार्केट। तो रियल एस्टेट तो
मतलब मुझे लगता है जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर लो। एक सजेशन, एक एडवाइस जो हम आपसे लेना चाहेंगे, हाँ, हमारी ऑडियंस की आवाज़ है ये एक तरीके हाँ, से। हाँ, लोग इंतज़ार कर रहे हैं हाँ, घर हाँ, लेने का, हाँ, हाँ, उन्हें एक छत चाहिए। हाँ, हाँ, हालाँकि ये जो बात है मिडिल क्लास फैमिली की ही होती है ज़्यादातर, क्योंकि वो एक-एक पाई-पाई जोड़ते रहते हैं। ठीक है। वो चाहते हैं घर लेना। तो क्या लगता है जो अभी फ्लैट्स के जो वैल्यू जिस तरीके से बढ़े हैं हाँ, कोविड के बाद, ये घटने वाले हैं? क्योंकि वो तो इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, हाँ। ज़रा आप बताइए क्या करना चाहिए उनको? आप फ्लैट्स की बातें कर रहे हाँ, हैं? फ्लैट या प्लॉट जो भी है, सारी चीज़ें, हाँ, हाँ, हाँ। ओवरऑल। मुझे लगता है फ्लैट की अगर हम बात करें तो वो तो 101% क्लियर है कि वो आगे पीछे जाके डेप्रिशिएट होते हैं। जो भी फ्लैट ओनर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा फ्लैट है जिसका एप्रिशिएशन हुआ है। नॉर्मली जो बिल्डर मार्केटिंग करके और आपको जो भी फ्लैट पकड़ाता है, उसमें ऑलरेडी वो इतना कुछ कमा चुका होता है कि उसके बाद के अंदर वो डेप्रिशिएट ही होता है, क्योंकि आसपास में जो भी नई बिल्डिंग्स आते हैं उनके अंदर कुछ नयापन होता है, कुछ एक्स्ट्रा लग्जरी दी जाती है, उसको एक्स्ट्रा प्रमोट किया जाता है। तो उसके बाद के अंदर बराबर वाली जो बिल्डिंग जिसमें भी आप ने पहले फ्लैट लिया था वो पुराना होता जाता है और नॉर्मली रीसेल के अंदर रेटें कम होती है। और यदि हम लोग अगर बात करें कि खाली प्लॉट की, तो उसके लिए कभी भी जिस समय जागो तभी सवेरा, वहाँ पर कभी भी आप इन्वेस्ट कर लीजिए। और सबसे बढ़िया बात है, आप मुझसे नहीं, जिन्होंने भी आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले जो भी कोई ओपन लैंड ली है, उनसे पूछ के देखिए। मैं तो कहता हूँ वो 3-4 टाइम्स नहीं, कम से कम 6 टाइम्स क्रॉस कर चुके ऑलरेडी। हुँ। अगर आपने 20 साल पहले किसी ने फ्लैट लिया है, तो अगर उनसे आप पूछेंगे, मान लीजिए उसने करोड़ रुपए में लिया है, तो आज भी उसकी वैल्यू करीब करीब 1.5 करोड़ तक पहुंची होगी, मैक्सिमम 2 करोड़ पहुंच गई होगी। लेकिन अगर किसी ने प्लॉट लिया होगा, तो मैं गारंटी देता हूँ लिया उसने है, लेकिन अगर उसने करोड़ रुपए की ज़मीन ली है तो आज कम से कम वो 10 करोड़ रुपए की होगी विद इन 30 ईयर्स के अंदर अंदर। 30 इयर्स के अंदर। पक्का आप आजमा के देखिए। जो जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, आराम से कमेंट करके बतला सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए अवनीश जी, क्या भारत में रियल एस्टेट का नया गोल्डन रश शुरू हो चुका है? बिल्कुल शुरू नहीं हो चुका है, तो कंटिन्यू चल ही रहा है। और रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको हर किसी को इन्वेस्ट करना ही चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे लोग क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए 2-3 चीज़ें देखते हैं, या तो शेयर्स देखते हैं। तो मैं बोलता हूँ जो ऑलरेडी चीज़ पेपर एस्टेट है उसको आप रियल एस्टेट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। कोई बोलता है धातु यानी सोना चांदी, तो मैडम इसके अंदर क्या होता है कि आप सोने को तकिए के नीचे रख के सो नहीं सकते। हुँ। एक लिमिटेड चीज़ तक तो ठीक है, आपने ऑर्नामेंट्स बना लिए वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उनको तकिए के नीचे रख के सोया नहीं जाता, डर सताता रहता है कोई चुरा नहीं ले जाए। हुँ। ठीक है। और रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है जहाँ आपके इमोशंस जुड़े होते हैं, जहाँ आपकी सिक्योरिटी जुड़ी हुई होती है, जिसको आप लेने के बाद में एक आप में कॉन्फिडेंस आता है। मैं तो कई बार वो देखता हूँ, आप जब सोना कोई बेचता है तो शायद उसकी आंखों में आंसू नहीं आता, लेकिन जिस समय वो अपने घर को कोई बेच रहा होता है, हुँ। तो वो नहीं साहब, उनके पूरे परिवार के आंखों में आंसू हो जाते हैं। और काफ़ी सारे तो आज अगर रिश्ते भी मैं बात करूं, वो भी इसलिए होते हैं कि साहब आपका घर का मकान है, इसके लिए हम अपनी लड़की आपके घर में दे देंगे। हुँ। कोई ये नहीं बोलता कि तुम्हारे पास 2 करोड़ के शेयर है इसलिए मैं अपनी बच्ची तुम्हारे घर में दे दूंगा। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्टमेंट हमेशा करना ही चाहिए। और प्रॉपर्टी देखिए, सीधी सी बात यह है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का खेल है। प्रॉपर्टी कभी भी ट्रेड करने के लिए नहीं होती। कुछ लोगों के एक मिथ है कि हम आज प्रॉपर्टी लेंगे, कल हम प्रॉपर्टी बेच देंगे और उसके अंदर काफ़ी सारा कमा लेंगे। झूठे हैं वो लोग। क्योंकि एक्चुअली आज अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, उसके अंदर सबसे पहले आपकी जो रेट है उसमें फ़र्क आता है, क्योंकि बीच में जो भी ब्रोकर होता है, हो सकता है उसके अंदर अ, जो आपका सेलर है और जो बायर है उन दोनों की रेट्स में ही कुछ फ़र्क डाल दे। उसके बाद के अंदर सेकंड वो ब्रोकरेज लेता है। इसके बाद में तीसरा जो पार्ट होता है उसमें किसी स्टेट के अंदर 8% है, किसी स्टेट में 9% है, वो आपके गवर्नमेंट की स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो आप इनिशियल स्टेज के ऊपर 15-20% तो पहले ही ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी में लगा चुके हो, और यू आर एक्सपेक्टिंग कि विद इन 2 ईयर्स में काफ़ी सारा उसमें कमा लूंगा। नो, एक लक हो सकता है। और मेरा मानना ये है कि ये कंपाउंडिंग के ऊपर गेम है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक छोटा सा आपको जादू बताता हूँ, आप भी उसको आजमाइएगा। बिल्कुल। एक चेस बॉक्स होता है, आपने देखा होगा, सभी लोग खेलते हैं। उसमें टोटल कितने बॉक्सेस होते हैं अस्मिता जी? 64 बॉक्सेस। मैं आपको बतला देता हूँ, ठीक है। 64 बॉक्सेस में आप एक काम कीजिएगा, घर पे जाके आप भी देखिएगा। फर्स्ट बॉक्स पे आप 1 रुपया रखिएगा, सेकंड पे डबल करके 2 रखिएगा, थर्ड पे 2 के 4 और फोर्थ पे 4 के 8 रखिएगा। हुँ।
64 बॉक्सेस तक अगर आप ये गेम खेलते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ यहाँ एलन मस्क, बिल क्लिंटन या जितने भी आपको बिलियनियर और ट्रिलियनियर नजर आ रहे हैं सबके सब कंगाल हो चुके होंगे। तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्या है, एवरेज के अंदर मान लीजिए 6 साल में कोई प्रॉपर्टी डबल होती है। जैसा मैंने अभी बताया आपको, 30 साल पहले किसी ने जमीन ली थी करोड़ की, वो 10 करोड़ की होगी। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। मान लीजिए 5 साल में एक जमीन डबल होती है। आज आपने 1 करोड़ लगाया, 5 साल बाद कितने हुए? 2 करोड़। 2 करोड़ 10 साल बाद कितने हुए? 4 करोड़। 15 साल बाद कितने हुए? 8 करोड़। 20 साल बाद दोगुना 16 बढ़ते। करोड़। 25 साल बाद 32 हाँ। करोड़ और 30 साल तक 64 करोड़ हो जाने चाहिए, जबकि मैं तो केवल 10 करोड़ बता रहा हूँ आपको। सही बात है लेकिन ये किस में होगा? केवल और केवल ओपन लैंड में। जी। अच्छा ये बताइए, आप हाँ। टियर 2 या टियर 3 शहरों में निवेश करना ज़्यादा सही रहने वाला है या फिर मेट्रो सिटीज़ में ही? देखिए यहाँ पर मैं 2 तरीके से इसको बात करूंगा। मान लीजिए आप नोएडा में रहते हैं तो आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होगा कि मैं नोएडा के आसपास ही जमीन इन्वेस्ट करूं। लेकिन अगर वाकई में आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसके लिए आपको इमोशन में बह के आप काम नहीं कर रहे, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर कभी भी इमोशंस ड्रिवन नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली अक्सर क्या होता है, मेरा पड़ोसी यहाँ ले रहा है तो मैंने भी यहाँ ले लिया। ऑलरेडी इतनी रेटें बढ़ चुकी है, उसके ऊपर आप रहने के लिए ले सकते हो। अगेन वही बात है, इन्वेस्टमेंट के लिए उसका कोई पर्पस सोल्व नहीं होता। तो इमोशन ड्रिवन नहीं होइए, भाई साहब के चक्कर में नहीं आइए कि भाई साहब ने बोला है इसलिए मैं ले लेता हूँ। ठीक है ना? आपको जो भी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए ऐसी जगह पर लो जहाँ पर आज की डेट में डेवलपमेंट नहीं आया, लेकिन उस शहर का, उस सिटी का मास्टर प्लान काफ़ी अच्छा है, वहाँ संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। उसका पास में कहीं मेट्रो आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, उसके पास सेक्टर रोड्स की कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन वो आज की डेट के अंदर वो छिपी हुई है। आप उस चीज़ को खोजिए और वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। 200% वो जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है उससे कहीं ज़्यादा ग्रो करेगी। आजमा कर देखिए आप लोग इस चीज़ को। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किसी इलाके की प्रॉपर्टी की कीमत कितनी बदल सकते हैं? सब कुछ बदल सकता है। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाता है तो उसके बाद तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जितनी चीज़ें आपने बतलाई है ये सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन है। पर्टिकुलर आपने एक चीज़ और मुझे बतलाई, इंडस्ट्रियल है जो रोजगार देती है। ठीक है ना? जी। तो आज की डेट में हर किसी को क्या चाहिए, मेरे पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसके अंदर एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, रेलवे स्टेशन हो, सब चीज़ें पास हो, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं हो। और उसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो शायद आप बोलना भूल गए, प्रॉपर्टी ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पास में बड़ा से बड़ा कमर्शियल एरिया जरूर होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? अगर आप अपने मान लीजिए 10 करोड़ रुपए लगा के कोई बहुत अच्छा मकान बनाया, ठीक है, आपके पास लोग कौन आएंगे? जिनको आप चाय पीने के लिए बुलाएंगे वही आपके घर में आएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने 2 करोड़ की भी ही एक कॉफ़ी शॉप खोली, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग पैसे दे देकर कॉफ़ी पीने आएंगे। तो बातें कहाँ होगी? जहाँ ज़्यादा लोग होंगे। इसलिए सिंपल सी चीज़ है, जहाँ भी कमर्शियल होगा, जहाँ भी रोजगार होगा, चाहे मैं अभी इंडस्ट्रियल हब की बात करूँ, जहाँ कमर्शियल होगा, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, वही टॉक ऑफ द टाउन बनेगा और वहीं पर आपके बड़ी ग्रोथ आनी है। रियल एस्टेट खरीदते समय लोग कौन सी वो 5 गलतियां कर देते हैं? वो गलतियां 5 बता दीजिए। देखिए, रियल एस्टेट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है 3L, लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। पहली चीज़ तो लोग, मैंने जैसा अभी आपको बताया, इमोशन ड्रिवन है। वो लोकेशन देखने की बजाय वो ये देखते हैं कि मेरा चाचा का बेटा और भाई का फूफा कहाँ पर रहता है, उसने मेरे को जो बतलाया है मैं वहीं पर जगह ले लेता हूँ। वो अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। एक्चुअली हमारा दिल और दिमाग दोनों में केवल और केवल 1 फीट का फासला है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग दिमाग की जगह दिल का इस्तेमाल करते हैं और वहीं पर वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ जब आप इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हो, यानी बिजनेस की बात कर रहे हो, यहाँ पे मैं एक बात और बोलूँगा। एक 2 शब्द आपने हमेशा अक्सर सुने होंगे, एक व्यवहार और एक व्यापार। बिल्कुल। मैडम, एक के अंदर, लास्ट के अंदर हार लगा हुआ है, यानी हार है, और एक के अंदर बेड़ा पार है। तो जब भी आप बिजनेस से रिलेटेड बात करें तो इमोशन में ना बहें।
वहाँ पर हमेशा आप देखें कि बिज़नेस का एथिक्स क्या कहते हैं, कितने टाइम में आप कहाँ पर क्या चीज़ प्रोग्रेस चाहते हो, आपको अपनी ग्रोथ का मालूम होना चाहिए। तो वो आपकी ग्रोथ को कौन होते हैं वो लोग जो आपको राय देते हैं? ये रायचंद, ज्ञानचंद, हुकमचंद की कमी नहीं है इस दुनिया के अंदर। आप अपना जो भी स्टडी करते हो, उसको अच्छे से जाकर देखिए, समझिए, जो भी ब्रोकर्स हैं या जो भी वहाँ के रेज़िडेंट्स हैं, उनसे मिलिए और उसके बाद इन्वेस्ट उसमें कीजिए। तो डेफ़िनेटली आपको काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते समय लोग बड़ा वास्तु देखते हैं, कि वास्तु देख लें कि हाँ, वास्तु के हिसाब से ये जो जगह है सही है या नहीं है। तो इसमें मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि ये बताइए आप कि अगर इस तरीके से लोग करते हैं अगर, तो ईस्ट फेसिंग जो एरिया होता है वो ज़्यादा सेल होता है क्या? देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो कोई भी चीज़, मैं रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा, यदि किसी भी चीज़ को आपको बेचना हो, तो वहाँ 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला डर और सेकंड सपना। हुँ, हमेशा जब किसी चीज़ को बेचा जाता है तो डर और सपना 2 चीज़ दिखाकर और एक स्ट्रैटेजी होती है जिसके थ्रू बेचते हैं। हुँ, अब आपके क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। क्या ईस्ट सही है, वेस्ट सही है, साउथ सही है या नॉर्थ सही है? पहली चीज़ तो वो एक मैंने कहावत सुनी है कि कभी कोई संत महाराज किसी मंदिर में सो रहे थे तो लोगों ने आके पूछा कि भाई तुम्हारे जो पाँव हैं वो मूर्ति की तरफ है। हुँ, तो उन्होंने यही पूछा भाई मुझे ये बताओ कि भगवान कहाँ नहीं है, मैं उधर की साइड पाँव करके सो लेता हूँ। सेम वही चीज़ है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सभी मुझे लगता है कि सारी दिशाएँ जो है सब अच्छी है। ये लोगों ने अपने-अपने हिसाब से इसको अलग-अलग तरीके से डेकोरेट कर दिया, कहीं डर डालने के लिए, कहीं कुछ है। आपके काफ़ी सारी एरिया होंगी यहाँ पे दिल्ली के अंदर भी जो साउथ के अंदर साउथ फेसिंग मकान है, कि मुझे क्या आप बतला सकते हैं कि वो सारे के सारे कंगाल हो चुके? नहीं। ऐसा लगता है आपको कि किसी के भी घर में शांति नहीं होगी? इसका मतलब तो आज जितने भी साउथ के मकान हैं सारे हॉन्टेड होने चाहिए। सबके अंदर पूरा कंगाली की उससे गलियों से निकल रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये जो लोग बताते हैं, तथाकथित वास्तुकार होते हैं, ये वायस हो सकता है। एक मुझे बतलाइए कोविड तो हमारे सामने-सामने आया था। लोगों ने खूब सारे मुहूर्त निकाले थे कि बच्चों की शादी इस तारीख को कर दो, मकान के अंदर इस डेट को प्रवेश कर लो। आपने भी सुना होगा। लेकिन वो जो कोविड के जो साल भर रहा था, क्या हुआ था? इवन उस पंडित जी के घर के बच्चे की शादी नहीं हुई थी जिसको वो मान के चल रहे थे कि ये बेस्ट है। तो ये टाइम टाइम पे मैडम सब चीज़ें बदलती रहती है, हर कोई अपने-अपने हिसाब से उसको बेस्ट और वर्स्ट करता रहता है। बाकी थोड़ा बहुत जो फ़र्क पड़ता है तो हर जिसको भी ज़मीन लेनी होती है वो अपने हिसाब से जिसको पैसा लगाना होता है, वो मैं बोलूँ या आप बोलो, वो अपना दिमाग ज़रूर लगाएगा। अवनीश जी बताइए होम लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदना सही रहेगा या पैसे जोड़कर? मुझे सबसे अच्छा सवाल लग रहा है क्योंकि मैं जब भी पॉडकास्ट दूसरों के देखता हूँ, काफ़ी सारे पंडित ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो देखिए उसकी सैलरी 50 लाख रुपए फिर भी वो किराए के मकान में रहता है। ये इस इंडस्ट्रियलिस्ट को देखिए, इस बड़े-बड़े बिज़नेसमैन को देखिए, वो किराए के मकान में रहते हैं। चलिए मैं आपसे एक छोटी-सी बात बताता हूँ। मान लीजिए आपको अभी कहीं पर नोएडा के अंदर कहीं रेस्टोरेंट जाना है, ठीक है? आपके पास मोबाइल है, आप क्या करेंगे उबर को बुलाएँगे, उबर वाला आएगा, वो एसी एकदम चिल्ड करके गाड़ी लेकर आएगा, आपको जाके उस पे बैठना है, पीछे की सीट पे बैठिए, मोबाइल पे बात करते रहिए, उसके बाद वो इधर-उधर जहाँ भी आपको कुछ रास्ते बताने की ज़रूरत नहीं है, जगह पे ले जाके पार्क कर देगा और आप बड़े आराम से उतर के आपकी शॉपिंग करके आइए और फिर से उबर में बैठ के आ जाइए। मेरा जवाब केवल इतना सा है, क्या उबर अच्छी है या आपको घर की गाड़ी लेनी चाहिए? यदि आपको लगता है कि उबर में इतनी सुविधाओं के बावजूद भी आप घर की गाड़ी लें जिसको आपको खुद चलाना होगा, बाहर निकलते वक्त वो तप रही होगी, फिर पार्किंग के लिए आपको ढूंढना होगा। उबर के अंदर आपको फ्री का ड्राइवर मिल रहा है, यहाँ पर आप खुद ड्राइव कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपको घर की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, उबर बेस्ट है, तो आप किराए के मकान में रहिए। हुँ। और अगर आपको लगता है नहीं घर की गाड़ी तो होनी चाहिए क्योंकि उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, लोगों को लगता है हाँ इसकी खुद की गाड़ी है, तो फिर इसका मतलब है घर का मकान होना चाहिए। क्योंकि किराए के मकान के अंदर मैडम लोग आपको उस नज़र से नहीं देखते, लगता है किराएदार है। घर हाँ, का वो मकान यानी सेटिस्फेक्शन आता है। घर किराए के मकान में आप क्या करोगे? आपको पता है इस मकान को बदलना है, आप ढंग का फर्नीचर भी नहीं लगाओगे।
क्योंकि मन में आपको ये रहता ना, एक्सपेंस हाँ। नज़र आएगा। और जब आपका घर का मकान होगा, चाहे कम पैसे हों, ज़्यादा पैसे हों, आपकी टेस्ट के आप पर्दे लगाओगे, आपकी टेस्ट की दीवारों के कलर कराओगे, सब कुछ आप अपने हिसाब से कराओगे। तो वो जो सैटिस्फैक्शन मिलता है, प्लस कल को कभी बुरा न माने कोई कमी आ जाती है, आपकी कोई दिक्कत आ जाती है, किराए के मकान पे कोई लोन नहीं ले पाएगा। लोन आपको घर के मकान पे ही मिलेगा, तो जो एक फ्यूचर सिक्योरिटी होती है, वो आपको घर के मकान में ही मिलेगी। ये दकियानुसी बातें हैं कि किराए के मकान में रहो। पहले कहते थे नारायण मूर्ति भी किराए के मकान में रहते हैं, वो तो मज़े कर रहे हैं घर का मकान लेकर। लेकिन मैं एक बात बोलूँ अवनीश जी, आपने प्लीज़। कहा कि लोन को लेकर बात हम कर रहे थे हाँ, अभी हाँ, कि लोन लेना सही रहेगा या पैसे जोड़कर। हाँ, तो अमूमन हम देखते हैं जितने भी सोसाइटीज़ में जो फ्लैट्स बने हुए हैं, टावर बने हुए हाँ, हैं, हाँ, हम जिस तरीके से उनको देख रहे हैं दे ऑल आर ओनर, हाँ, ठीक है? बट अगर हम उसके पीछे जाके देखें दे ऑल आर लोनर। हाँ। तो ये थोड़ा अलग नहीं है कि पैसे भर हुँ। भर के आप एक घर ले रहे हैं, ठीक है? और आपकी ज़िंदगी कहीं न कहीं चिंता में गुज़र रही है। हर महीने जो है ईएमआई देने का आपके ऊपर लोड है। तो इस चीज़ को लेकर आप किस तरीके से सोचते हैं और हमारी ऑडियंस को क्या आप गाइड करना चाहेंगे, किस तरीके से? बेसिकली देखिए, आज की जनरेशन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि खाने को एप्पल हो या नहीं हो, लेकिन उनको एप्पल का फ़ोन चाहिए। हुँ, चाहे वो इंस्टॉलमेंट के अंदर हुँ, फ़ोन लेकर आ जाए। ये जो दिखावा है, ये दिखावट, सजावट और बनावट, हुँ, इन्हीं से आई है समाज में गिरावट, अगर आपको इसको सही तरीके से बात करें हम लोग। तो बेसिकली आज जो होड़ लगी हुई है, मुझे अपने आप को दिखाना है। दिखाना क्या है? किसी ने एक इंस्टा के ऊपर रील डाली, चाहे वो एआई से जनरेट करके डाल दी, इसको लगता है वो सही है और वो उस होड़ में लग जाता है। तो बेसिकली ये जो आपका ईएमआई है, इसमें भी 2 चीज़ें होती है। यदि वो फ्यूचर में आपको कमा के देती है उससे, मान लीजिए आपने बिज़नेस में के लिए ईएमआई ली और उस बिज़नेस से आप कुछ ग्रोथ करते हो, आपने को बहुत अच्छा स्टूडियो बनाना है जिसके बाद में फ्यूचर में आपके पास लोग आएँगे, तो ठीक है ये वर्थ है। लेकिन एक दिखावे के लिए जो ईएमआई आप ले रहे हो, मेरे हिसाब से वो आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी और आपको कोल्हू का बेल बना के छोड़ देगी, जो पूरा आप घूमते रहो, आपको कहीं किनारा नज़र ही नहीं आएगा। और एक जगह जहाँ होड़ खत्म होगी, आपके बराबर वाले आपसे दूसरी चीज़ आपको दिखा के, वो आपने देखा होगा, गधे के आगे हमेशा गाजर लटकाई जाती है। आई एम सॉरी, मैं अगर ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा-सा चुभे लोगों को तो शायद हो सकता है कि वो ज़रूरत होने पे आप ईएमआई पे कुछ भी चीज़ें लो। और जहाँ तक अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शुरुआत के अंदर आपको ईएमआई पे कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। आप इनिशियल स्टेज पे एक प्लॉट लीजिए, कौन सी एरिया में जो डेवलप हो रहा हो, उस जगह पे प्लॉट लेके छोड़ दीजिए। उसके 7-8 साल बाद के अंदर जब भी वो एरिया डेवलप हो जाती है, उसमें से 50% आपका प्लॉट है वो किसी को बेचकर वो 50% से आपका कंस्ट्रक्शन करवा लीजिए। छोटा-मोटा आपको लोन चाहिए एक अलग चीज़ है। बाकी ये नहीं कि हमारी जितनी सैलरी है उसके हिसाब से हमने पूरा कर दिया कि आगे सैलरी में ग्रोथ आएगी तब देख लेंगे। अरे आपकी सैलरी के साथ बच्चों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है, वो भी इससे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। चलिए थोड़ा-सा पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछ लेती हूँ। जैसे मानिए आप अपने बेटे के भविष्य की चिंता करते हैं, हर माँ-बाप करते हैं अपने बच्चों की चिंता। तो अगर आपको अपने बेटे के भविष्य को सोचते हुए कहीं प्रॉपर्टी लेकर इन्वेस्ट करना है आपको, तो किस शहर में करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अगर फिर आप बोलेंगे कि बायस हो आप, जयपुर की बात करूँगा। मैं दिल्ली में तो नहीं करूँगा, टू बी वेरी हुँ, फ्रैंक, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं मैं देख रहा हूँ। मुझे पैसे के साथ-साथ शांति भी चाहिए, ठीक है? कि मेरी लिविंग स्टैंडर्ड कैसा हो। यहाँ पे मैं घर से बाहर निकलूँ नहीं उससे पहले पों-पों हॉर्न बजे, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। मुझे कहीं 10 किलोमीटर भी जाना है तो उसके लिए सबसे पहले गूगल में खोलता हूँ तो पता लगता है वो 45 मिनट्स शो कर रहा है। क्यों मेरे को इतनी परेशानी लेनी? मुझे सेकंड चीज़ है, मैं जैसे आज जयपुर में सेट हूँ, मुझे जयपुर की लाइफ काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्ण लगती है। भई मेरे लिए हर चीज़ जयपुर में है। अगर मुझे दिल्ली आना है जस्ट 2 एंड अ हाफ आवर्स, मैं दिल्ली में होता हूँ, बड़ी आराम से डीएलएफ एम्पोरियो में शॉपिंग करता हूँ, फिर से जयपुर चला जाता हूँ सेम डे। मेरे पास आज जयपुर के अंदर 3 एयरपोर्ट हो गए। एक जयपुर का है, 2.5 घंटे पे जेवर भी है और 2.5 घंटे पे आपका दिल्ली वाला भी एयरपोर्ट है। आज अगर किसी को लग्ज़री शादी करनी है, तो फाइनेस्ट जो डेस्टिनेशन है वो जयपुर है। ज्वेलरी लेनी है, जयपुर है। इसके बाद अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बूम आ रहा है जयपुर के अंदर, वो मतलब आप ये मान के चलिए आपकी जो भी ग्रोथ है उसको मल्टीपल लेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ।
सबसे बड़ा रीज़न। आज की डेट में 2025 का वहाँ का जो मास्टर प्लान है वो एक्सपायर हो गया। नया मास्टर प्लान बन रहा है, यानी उसके अंदर काफ़ी सारी नई चीज़ें डेवलप की जा रही है। मतलब एक रेनोवेशन नहीं हो रहा, पूरी तरीके से नया बन रहा है। सेकंड चीज़, अगर मैं दिल्ली जयपुर की बात करूँ, डिस्टेंस कम हो गया। तीसरी बात, अगर हम लोग जो बात कर रहे हैं आपके ई हाईवे, नितिन गडकरी जी बार बार बोलते हैं जयपुर और दिल्ली के बीच के अंदर ई हाईवे बनेगा। चौथी चीज़, डीएमआईसी, दिल्ली जो हमारी कैपिटल है और आर्थिक यानी दिल्ली जो हमारी एक कैपिटल है और मुंबई जो हमारी पैसे वाली कैपिटल है, इन दोनों के बीच में जयपुर आ गया। इसके अलावा सबसे बड़ा रीज़न, पिछले 15-20 सालों से जयपुर गवर्नमेंट की सांप सीढ़ी के बीच में भटक रहा था। एक 5 साल के लिए कांग्रेस आती, अगले 5 साल बीजेपी आती, फिर 5 साल बाद कांग्रेस आती, फिर ये आती। तो कोई भी गवर्नमेंट आती है, वो बेसिकली दिखती तो आपको 5 साल के लिए, लेकिन होती वो 3 साल के लिए। एक पहला जो साल होता है पुरानी गवर्नमेंट को समझने में चला जाता है, और लास्ट साल होता है नई सरकार बनने में चला जाता है। तो 3 साल में गवर्नमेंट क्या काम करेगी? अभी जो भी आपके 6 स्टेट है, केवल जयपुर में, राजस्थान में नहीं, 6 स्टेट जो हैं, दिल्ली, आपके यूपी, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, सब जगह आपके बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, तो उसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है, बीजेपी की है, और स्टेट में भी बीजेपी है, तो किसी भी तरह के कोई बजट्स रुक नहीं रहे। पहले की अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रियल बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था जयपुर में। अगर जयपुर को हम लोग इंडस्ट्रियल के हिसाब से बात करें तो सिख इंडस्ट्रियल के नाम से जानते थे, या बीमारू। लेकिन आज की डेट में इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है जयपुर की जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, नए नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टर को क्या चाहिए? कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन, कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली ज़मीन। आज वहाँ रेलवे स्टेशन भी है, एयरपोर्ट भी है, आपके मेट्रो भी है, उसके बाद डीएमआईसी भी है, डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है। इसके अलावा वहाँ पर महिंद्रा करके, एक महिंद्रा सेज करके एरिया है, उसके अंदर आपका विप्रो, इन्फोसिस टाइप की बड़ी बड़ी सारी की सारी कंपनीज भी आ गई। तो मतलब आपको जो भी चीज़ें चाहिए अब जयपुर में सब कुछ है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ, आपका जैसे गुड़गांव है, आईटी हब है, अगर ये मैं महिंद्रा सेज जिसकी बात कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट आईटी हब बनने वाला है वहाँ पे। महिंद्रा सेल्स। महिंद्रा इसके सेज बारे है। में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए, क्योंकि दर्शकों को जानना भी था। उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था अच्छा। कि इस बारे में ज़रूर पूछिएगा। महिंद्रा सेल्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए। महिंद्रा सेज बेसिकली क्या है मैडम कि कुछ गवर्नमेंट का एक एक्ट आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके अंदर जैसे अपने शंघाई वगैरह जो जगह होती है या गुंजाऊ होती है, तो वहाँ पे आप एक्सपोर्ट यूनिट्स खोलते हो जिसके ऊपर 100% टैक्स एग्जेम्पशन होता है, और आपका जीडीपी का सीधा सीधा कनेक्शन एक्सपोर्ट से होता है। तो उस तर्ज पे इन्होंने, गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेकर आई थी, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री लगाते हो जिसका काम एक्सपोर्ट करना है, यू विल गेट 100% बेनिफिट, आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद के अंदर ये जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, आपके इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, या काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, सब ने वहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगाई। हालांकि वो एक्ट जो है वो वापस गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, लेकिन इसके साथ में डीटीए है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। उसके अंदर अगर आप देखो, जैसे जेसीबी है, आज इंडिया की सबसे बड़ी जेसीबी, जिसमें 1500-2000 करोड़ की जेसीबी जो गाड़ियाँ, ये पंजा जो आपका बोलते हैं, ये रेटी हमेशा खड़ा रहता है। इंडिया की जो सबसे बड़ी जेसीबी कंपनी है, जो आप देखते हैं, जो अतिक्रमण वगैरह हटाने के काम आती है, ये ऑलरेडी इसकी फैक्ट्री उसी महिंद्रा सेज में है, जहां एनी टाइम कम से कम 1500 से 2000 करोड़ की गाड़ियां खड़ी रहती है, और हर मिनट 5-5 गाड़ियां लोड होके जाती रहती है। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन है, यानी हर 10-15 मिनट के अंदर एक जेसीबी बन जाती है। इन्फोसिस का 9 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस है। इसके बाद हेवल्स हो गया, विप्रो हो गया, डिलीवरी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, रेन्यू पावर हो गए, पता नहीं कितनी सारी, करीब 170 के आसपास कुछ कंपनीज हैं, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 70-80 हज़ार की वर्कफोर्स ऑलरेडी काम कर रही है। तो इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि गवर्नमेंट ने 13 गांवों को खाली करा के लगभग 4000 एकड़, यानी 6400 बीघा जमीन खाली कराई थी। अगर हम लोग रेडियस के हिसाब से बात करें तो करीब करीब 16.2 किलोमीटर। यहाँ पर 13 गांवों को खाली करके, जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट ने किसानों से ज़मीन ली। 75% जो ज़मीन है वो तो महिंद्रा लाइफ स्पेस, जो आनंद महिंद्रा का है, उनको 74% महिंद्रा को, 26% रिको।
जो वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया उसको दे दिया। रेस्ट जो 25% ज़मीन है वो वापस किसानों को लौटा दी रेजिडेंशियल और कमर्शियल के नाम पर, ठीक है। तो अभी जो अंदर का एरिया है उसको तो महिंद्रा एंड महिंद्रा सेल करता है, उस पे मेंटेनेंस चार्ज लगता है मंथली। लेकिन ये जो आपका साइड में 25% जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर करीब 14,000 प्लस प्लॉट्स हैं, जो एक फ्यूचर रेडी मेगा टाउनशिप है, वो किसानों के पास है। तो किसान धीरे 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 अपने प्लॉट्स बेचते हैं। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात, जब आपने बात ही की है, चाहता हूँ कि जिस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, उस एरिया में जो प्राइवेट कॉलोनाइजर्स होते हैं, उनकी ना के बराबर फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ वाली कॉलोनी की जो रेटें हैं, उसके मुकाबले आधी रेट में भी बेचारे किसानों की ज़मीन इसलिए नहीं बिक पा रही, क्योंकि उनके अंदर यूनिटी नहीं है, या कह रहे हैं कि मार्केटिंग नहीं है। तो ये जो आपके 6400 बीघा ज़मीन है, या मैं यूँ कहूँ कि करीब 16.2 प्लस किलोमीटर के रेडियस में जो ज़मीन है, इसको गवर्नमेंट ने एक्वायर करके 75% जो ज़मीन है वो महिंद्रा लाइफ स्पेस, जो आनंद महिंद्रा की कंपनी है, और रिको यानी इंडस्ट्रियल एरिया, इनको दे दी थी, ठीक है। और रेस्ट जो 25% ज़मीन है वो वापस किसानों को डेवलप करके दे दी, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं और कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। यहाँ बड़े बड़े पार्क हैं, स्कूल्स हैं, खुद का पुलिस स्टेशन है, खुद की पीएचईडी है, खुद का आरएससीबी यानी पानी और बिजली के विभाग हो गए, खुद के सब कुछ चीज़ें हैं। तो प्लस सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि ये 75% ओपन एरिया है। अगर आप किसी भी बिल्डर की बात करते हैं, कॉलोनाइज़र की बात करते हैं, तो नॉर्मली वहाँ पे 50% एरिया जो होता है वो सर्विस के लिए छोड़ा जाता है, जैसे रोड्स हो गया, पार्क हो गया, और खाली 50% ज़मीन होती है वो कंस्ट्रक्शन के यूज़ में ली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर उल्टा है 75% ओपन एरिया, इसीलिए हम लोग इसको ग्रीन सिटी सेज के नाम से जानते हैं। प्लस बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस है। लेकिन चूंकि इसके ऊपर किसानों की ओर से कोई मार्केटिंग नहीं कर पाते, वो उसका भ्रामक प्रचार नहीं कर पाते, कोई कमीशन नहीं दे पाते, या यूं कहूँ कि उनके अंदर यूनिटी नहीं है, दैट्स वाई वो औने पौने दाम में भी बेचारे बेच नहीं पाते। हाँ, मैं यहाँ पर कहूँगा, इन केस इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली या जो भी अपनी आप जहाँ से भी देख रहे हैं उस सिटी के बाहर इन्वेस्ट करने की चाहते सोचते हैं, तो नेक्स्ट धुलेरा आपको नज़र आएगा, जो है महिंद्रा सेज जयपुर। क्योंकि महिंद्रा सेज के अंदर दो है, 1500 बीघा के 1500 एकड़ में चेन्नई में है, जहाँ पर BMW वगैरह की सबकी फैक्ट्रीज लगी हुई है, और ये 3000 एकड़ का है। इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, और ओपन स्पेस जितनी आपको फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ की आप बात कर सकते हैं, हर 500 मीटर के रेडियस के ऊपर आपको 100 फीट या उससे ज़्यादा चौड़ी, हर 500 मीटर के रेडियस पे आपको 100 फीट या उससे ज़्यादा चौड़ी सड़कें हैं, हर 500 मीटर के रेडियस के ऊपर आपको एक पार्क मिल जाएगा, सब कुछ है, और वो भी ना के बराबर प्राइस के अंदर। आप जयपुर से जुड़े हुए हैं, वहीं के हैं, वहाँ के गली, इलाके जितने हैं सबसे आप वाकिफ़ होंगे। तो हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि जयपुर में अगर हमें कहीं इन्वेस्ट करना हो, किसी जगह को प्लॉट लेना है, फ्लैट लेना है, तो कहाँ लें? किन शहर में लेना सही रहेगा? देखिए, आपने जैसे बात पूछी कि एक फ्लैट्स की, तो मैं तो कभी भी नहीं बोलूँगा कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट लेना चाहिए, क्योंकि फ्लैट का अगर ये आप यूज़ ले रहे हो अलग बात है। काफ़ी सारे लोग होते हैं ये सोच के फ्लैट लेते हैं कि नहीं तो हम लोग किराए पर ही चला देंगे। हुँ। मैडम, किराए पे 25 पैसा का ब्याज आता है आपके, इससे हुँ, ज़्यादा तो एफडी में ब्याज आता है। उससे ज़्यादा और होता जिस है। समय किराएदार छोड़ के जाता है, आपके साथ में मेंटेनेंस और छोड़ के जाता है। तो फ्लैट कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए होता ही नहीं है। अब अगर आप बात करें कि रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, तो अगेन जैसा अभी मैंने बोला, इससे किसानों का भी भला हो जाएगा। हुँ, और आप एक बार ग्रीन सिटी सेज के नाम से सर्च करके देखिए, यू विल फाइंड कि बहुत कुछ है वहाँ पर, जितना भी आप जो भी सोच आपकी है। आज की डेट में मुझे लग रहा है 25,000 रुपये गज के अंदर आपको वहाँ पर ज़मीन मिल रही है। गज भी जयपुर का 3 फीट बाय 3 फीट का होता है, यानी 9 फीट का एक गज होता है। इस रेट के अंदर जयपुर के 10 किलोमीटर के रेडियस में आपको जेडीए अप्रूव्ड फ्री होल्ड पट्टे वाली और किसी भी नेशनलाइज बैंकों से लोनेबल 75% ओपन, 30% कमर्शियल स्पेस वाली एरिया, जिसके पास में पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क सब कुछ है,
कहीं भी आपको मिल ही नहीं सकती। और ये आज की आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। यूँ मान लीजिए जिस दिन ये रिवील हो जाएगी, सबको पता लगेगा, शायद ये 25,000 रुपये आपको 35 में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जयपुर राजस्थान की जो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रोड है, जो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, इंडिया में 6th नंबर का टोल जिसका है वो है अजमेर रोड। अजमेर रोड और 26 टोल वाली जो रिंग रोड है, उन दोनों के बीच के अंदर ये महिंद्रा सेज है, जिसकी लोकेशन सबसे शानदार है। किसी भी जगह से आप, मतलब मेन जो जयपुर का सबसे महंगी एरिया है, जिसको हम वैशाली नगर बोलते हैं, मानसरोवर बोलते हैं, जहाँ पे लगभग 3-3.5 लाख रुपए गज के भाव हैं, उससे जस्ट 7-8 किलोमीटर के ऊपर आपको केवल 25,000 रुपये में अगर ज़मीन मिलती है, तो इससे बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी कुछ हो ही नहीं सकती, मेरा ऐसा मानना है। छोटे लोग हो या बड़े लोग हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो। चलिए अमीरों की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे करोड़पति होने की बात हो रही है। तो एक मूल मंत्र बताइए, हाँ, जो कि अगर मिडिल क्लास फैमिली या कोई गरीब इंसान है वो करोड़पति बनना चाहता हो, तो कैसे बन सकता है? एक मूल मंत्र। आपको बिलियनियर बनना है तो यू शुड इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। इससे ज़्यादा सिंपल वे में कुछ कोई बोल ही नहीं सकता। आपको मैंने बताया, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी बिजनेस में जितना भी रुपया आप कमा रहे हैं, मैं 5% अलग कर दीजिए, 95% लोगों को चैलेंज करता हूँ कि पिछले 30 सालों में उन्होंने जितना भी रुपया कमाया है अपने बिजनेस में, जिसमें पूरी हायरार्की सेट की है, जिसमें उन्होंने पूरी हायरार्की सिस्टम की, जिसमें दुनिया भर की मेहनत की, लोगों के सामने गिड़गिड़ाए, उधार दिया, सब कुछ किया जो भी वो कर सकता था, उसमें जितना पैसा कमाया है, अपने किसी करीबी को उठा के देख लीजिएगा जिसने 30 साल पहले, जिस भी सिटी में आप हो वहाँ पर 30 साल पहले कोई ज़मीन ली हो, उसका एप्रिसिएशन देख लीजिएगा और आप कहाँ पर हो वो देख लीजिएगा। फ़र्क केवल इतना है कि जिसने 30 साल पहले ज़मीन ली थी, वो उस ज़मीन को बेच के ऑलरेडी बहुत बड़ा करोड़पति बन जाएगा, और आप जितना पैसा कमाया है उस पैसे को उस एरिया में लगाने की सोच रहे हो जहाँ पर अपने जितने पैसे कमाए हैं उससे वापस आप जीरो पे आ जाओगे। तो मुझे लगता है कि जब भी आपके पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पैसा हो, आप ज़मीन में इन्वेस्ट कीजिए, आप चाहे कहीं पे भी कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे दिन रात काम नहीं कर रहे हो, ज़मीन आपके लिए दिन रात काम कर रही है। वो न संडे देखती है, न रात, दिन के पहले 12 घंटे हैं या बाद के 12 घंटे हैं, वो कुछ भी नहीं देखती। वो एकदम से आपके लिए काम करती रहती है, उसको कोई संभालने की ज़रूरत नहीं है। पैसों के लिए काम करने की बजाय पैसों से काम करवाना सीखो। मेरा तो यही मूल मंत्र है, जिसके अंदर आप एक काफ़ी बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। एक और सवाल करूँगी। लोग अक्सर 2 चीज़ों में फँस जाते हैं। सोचते हैं कि सोना चांदी में इन्वेस्ट करें या प्रॉपर्टी में करें, क्योंकि सोने चांदी का जिस तरीके से रेट जो है डे बाय डे बढ़ ही रहा है, घटने का तो सवाल ही नहीं उठता अब लग रहा है, और यहाँ हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो विच वन, कौन सा जो है सही होने वाला है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, सोना चांदी या फिर प्रॉपर्टी? आप दोनों में से कोई बताइए। देखिए मैम, जैसा अभी आपने बोला कि सोना चांदी घटने का तो सवाल ही नहीं है। मैं तो पिछले 6 महीने के अंदर देख रहा हूँ कि पता नहीं कहाँ गया और कहाँ से एकदम से बड़ी डिप ले ली उसने। तो पहले जो कहते थे कहीं महायुद्ध होंगे या कोई कोविड जैसी बीमारी आ जाएगी जहाँ पर लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, उस जगह पे सोना और ज़्यादा बढ़ता है। सब चीज़ें बदल गई। अब सोना डिप ले रहा है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे आपने युद्ध हुआ, युद्ध के बाद में सोना चांदी ने डिप लेना शुरू कर दिया। ठीक है, धीरे-धीरे हाँ, थोड़ा-सा कम हुआ ये है। अभी देख रहे हैं आप लोग। हुँ। इसके बाद कोई भी चीज़ें हैं, मेटल जो है, आगे पीछे ये आर्टिफिशियल चीज़ें आ जाएंगी। हुँ। जैसे डायमंड आप देखते हो, लिब्रॉन डायमंड आ ही गया, तो जो एक्चुअल डायमंड था उसकी कीमत घट गई, क्योंकि पहले बोलते थे हीरा सदा के लिए। हुँ। अब आपने कभी भी ये बातें सुनने के नहीं, लिए ये नहीं ख़त्म सुनी हो गई होंगी, बातें। ठीक है ना। सेम इसी तरीके से चाइना सोना बना ही रही है, आपको पता ही है। वो तो सूरज का आविष्कार कर रही है, तो हुँ। सोना तो उसके लिए नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ज़मीन ऐसी चीज़ है कि वो लिमिटेड है, क्योंकि अर्थ पर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ही अर्थ है। इसको आप समझ के चलिए। जिसके पास अर्थ होगी उसके पास आइडियाज़ भी आएंगे, पैसा भी आएगा, इज्जत भी आएगी, सब कुछ आएगा। तो मेरा मानना है सोना, अगेन वही बात है, सोने को एक लिमिटेड सोने को आप पहन के निकल सकते हो, थोड़ा बहुत आप सेटिस्फेक्शन में रख सकते हो। ज़्यादा रखोगे आप, उसकी सिक्योरिटी पे आपका दिमाग ज़्यादा खराब होगा। कल गवर्नमेंट ही नहीं आ जाए, आईटी की रेड नहीं आ जाए, हर चीज़ से आप दुखी हो। जबकि ज़मीन है, उसमें कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, सोना आप दिखा नहीं सकते। आज क्या है, जैसा आपने पहले मेरे से पूछा
कि लोग ईएमआई के पीछे क्यों भाग रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, सब दिखावे के पीछे भाग रहे हैं। तो आज आदमी चाहता है दिखावा, इसीलिए बड़ी लग्जरी गाड़ी लेके आता है। अब सोना कितना भी ले आओ, उसको आप दिखा नहीं सकते लोगों को। प्रॉपर्टी दिखा सकते हो, लोग अपने आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा ये फर्क है। तो मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अवनीश जी, आपने इतने सारे मूल मंत्र जो है हमारे ऑडियंस को दिया है, इतनी बड़ी सौगात दिया है आपने। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को पहले तो बदलेंगे वो, और साथ में सोच समझ कर निवेश भी कर लेंगे, और उन्हें पता भी होगा कि हाँ, मुझे कहाँ जो है इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे स्टूडियो में आए, समय दिया आपने, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। अगला पॉडकास्ट आप किनके साथ चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।